बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगी जो कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन की है टू द बाइनोमियल पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन की एग्जांपल है, तो हम पहले एग्जांपल रीड करते हैं। उसमें है द नंबर ऑफ कॉल्स रिसीव बाय एन ऑफिस स्विच बोर्ड पर आवर्स फॉलो अ पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर म्यू। अब उन्होंने खुद आपको मेंशन कर दिया है कि ये जो एग्जांपल है इट्स अ रिलेट टू पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका जो पैरामीटर है वो 25 है। और आपको ये पता होता है कि जो पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन है दे हैव ओनली वन पैरामीटर इज म्यू। तो पैरामीटर म्यू हमें गिवन हो गया 25। Find the probabilities that in 1 hour there are between 23 and 26 calls inclusive more than 30 calls using normal approximation to the Poisson distribution. अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास जब भी पाइजन डिस्ट्रीब्यूशंस का वर्ड आता है तो हमारे पास ओनली हैव द वन पैरामीटर, और पैरामीटर म्यू इसका क्या है 25। और पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू एंड सिग्मा बोथ आर द इक्वल से वेरियंस, म्यू एंड वेरियंस इट्स मीन पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 25 है, तो वेरियंस भी आपके पास क्या होगा 25 ही होगा। एंड वेरियंस हमें जो वैल्यूज पुट करनी होती हैं, जो हमारे पास वैल्यूज होती है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन, वो वेरिएंस की नहीं बल्कि स्टैंडर्ड डिवीएशन की पुट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे कि इसका अंडर रूट लेके लेंगे पॉजिटिव, तो ये चेंज हो जाएगा 5 में, जो कि हमने लिखा है कि सिग्मा इज इक्वल टू 5 और मीन इज इक्वल टू जो म्यू हमारे पास 25। अब वो हमें कहते हैं कि हमने वैल्यूज मालूम करनी है, देयर आर बिटवीन 23 एंड 26 कॉल्स इंक्लूसिव, मतलब 23 एंड 26 आर इंक्लूडेड हैं बिकॉज द वर्ड इज यूज्ड इंक्लूसिव। अब हमारे पास क्या होता है कि जब नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन आ जाती है, जब हम यूज़ करते हैं नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन को, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगती है। अब कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या है कि आपके पास अपर वैल्यूज़ होगी, लोअर वैल्यूज़ होगी, उसमें से आपने 0.5 को माइनस करना है, और जो अपर वैल्यूज़ है उसमें आपने 0.5 को प्लस करना है। ये हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूटी स्केल होता है, ये कॉन्टिन्यूटी करेक्शन जो हम पढ़ रहे होते हैं। अब यही देखिए, आप 23 में से 0.5 माइनस करें तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी 22.5। 26 में आप 0.5 ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 26.5 आ जाएगा। अब हमने सिंपल इन वैल्यूज को पुट करना है, नॉट दीज वैल्यूज, हमने इन वैल्यूज को नहीं लेना बल्कि आप कॉन्टिन्यूटी करेक्शन वाली वैल्यूज को लेना है जो हमने कॉन्टिन्यूटी स्केल प्रोवाइड किया। अब हमने लेना है एक्स, हमने लेना है 22.5, सिंपली जो आपका जी का फार्मूला है कि जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने पुट किया और हमारे पास आंसर आया -0.5। इसी तरह सेकंड जो अपर वैल्यूज तो उसको पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.3। अब हमने लिखना है ये वैल्यूज के 22.5 से हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी वो कहाँ तक आ रही थी आपके पास 66.5 तक। तो फिर आपने क्या करना है कि ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपने लिया है कि 0.5, ये जो वैल्यूज़ आपने लिए हैं इन वैल्यूज़ को आपने पुट किया है, और आपके पास आंसर आया 0.3094। अब स्टूडेंट, हमने कहा गया है कि जो सेकंड उन्होंने वैल्यू वो कहते हैं मोर देन 30 कॉल्स, इट्स मीन 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी करेक्शन ऐड है। तो हम इधर लिखेंगे मोर देन, जब अगर लेस देन होता है तो हम 29.5 मतलब माइनस करते 0.5 को कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए। बट यहाँ मोर देन का वर्ड आया तो हम 0.5 को ऐड करेंगे और हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 30.5। अब 30.5 जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनको हमने सिंपली इसमें पुट करना है, और हमारे पास क्या आ गया 1.1। अब 1.1 आप देखो कि आपने इसमें से माइनस करना है। आप जब डायग्राम बनाओगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे 0.05 आप क्यों करते हो कि जब आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो
हमारे पास जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज आती हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब आप क्योंकि मोर देन ले रहे हो तो आप इसको 0.05 में से माइनस करोगे और जो एरिया आपको रिक्वायर्ड वो आपको मिल जाएगा और वो आपके पास आंसर आएगा 0.13। आई होप स्टूडेंट आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक और एग्जांपल है 9.18 जो हमारे पास है। उसमें हम कहते हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड 180 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए डाइस का वर्ड यूज हुआ है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब कितनी टाइम्स रोल्ड हुए हैं? 180 टाइम्स। इट्स मीन एन हमारे पास क्या आ गया? 180। यूज द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, अगेन यूज द वर्ड इज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मेथड to find the probability that a total of 7 occurrence at least 25 times between 23 33 and 41 times inclusive है and exactly 30 times। अब हमारे पास जब नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन मेथड का वर्ड यूज हुए, इट्स मीन एन हमारे पास क्या है? 180 टाइम्स है। अब 180 टाइम्स है, हम कह रहे हैं अब पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, मीन पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होती है? 1/6। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपके पास क्या होती है जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास शो होती है पी से, और हम इसको कहते हैं 1/6 होती है हमारे पास। लेकिन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डाइस हमारे पास क्या होती है? 6 होती है, और ईच नंबर हैव द प्रोबेबिलिटी इज 1/6, और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो हमारे पास होती है Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। अब हम कहते हैं कि लेट्स एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स टोटल 7 अकरेंस व्हेन अ पेयर इज डाइस इज रोल्ड। अब हमारे पास एन हमें गिवन है 180 एंड प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास दिस वन। आपको वैसे भी कहा जाता है कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज व्हेन द एन इज टू मच लार्ज एंड प्रोबेबिलिटीज इज बिकम्स नियरेस्ट टू जीरो। ठीक है, अगर आप इसको भी करोगे तो ये नियरेस्ट टू जीरो हो जाती है। तो ये हमारे पास नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जो है वो सोल्यूशन होता है। अब फर्स्ट वो हमें कहते हैं एटलीस्ट 25। ठीक है, अब उसके लिए तो हमें जब हम जी की वैल्यूज लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? मीन चाहिए होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए होता है। आपको पता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम जो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन करें उसमें मीन हम फाइंड कर सकते हैं एन एंड पी। एन हमारे पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सिग्मा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अंडर रूट एन पी क्यू, जो कि हमारे पास एन हमारे पास क्या है? 180 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 है, एंड फेलियर हमारे पास कैसे आती है? पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। तो आंसर हमारे पास आ गया जी 5। अब वो कहते हैं कि आपने जो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज वो एट लीस्ट क्या हो? 25 हो, एट लीस्ट, कम से कम। तो हमारे पास हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करनी है। जब भी नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज होगी तो हम क्या करेंगे? 0.5 जो है वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 24.5 आ गया, -30 एंड सिग्मा 5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1.1 आ जाएगा। अब आपने देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो ये है। ठीक है, कि हमारे पास वो कहते हैं कि एटलीस्ट 24 हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके पास कुछ भी हो सकता है। और हम कहते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 होता है। ये जो साइड होती है, एक साइड वो 0.5 की इक्वल होती है एंड सेकंड साइड भी आपके पास क्या होती है? 0.5 की इक्वल होती है। अब देखिए इस साइड, ये जो साइड है हमारे पास, ये हमारे पास 0.5 है, तो हम 0.5 में इस साइड से जो टेबल वैल्यू आएगी उसको हमने ऐड कर देना है 0.3643 एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया वो कहते हैं हमने 33 एंड 41 आर इंक्लूसिव होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज कॉन्टिन्यूटी करेक्शन है तो लोअर लिमिट्स में से हम 0.5 माइनस कर देंगे और 41 में हम क्या कर देंगे? 0.5 जो है वो ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास ये एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है। हम कहते हैं जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। हमने किया इधर भी एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। हमारे पास 0.5 एंड 2.3 आ गया। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं दिस वन। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 0.5 आई है एंड क्या है? 2.3। इट्स मीन दीज एरियाज आर इंक्लूडेड, जो कि हमने मालूम करना है। हमारे पास बेस्ट, हमें अब क्या, कौन सा एरिया नहीं चाहिए? हमें इस एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको इसमें से स्किप करना है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या है? हमारे पास है 0 से 2.3 तक। यही हमने लिखा है कि पहले 0 से 2.3 तक है और इसमें से हमने स्किप करना है 0 से 0.5 तक, जो कि मैंने लिख दिया 0 से 0.5। तो हमारे पास ये टेबल वैल्यूज हमने फाइंड करनी है और इसमें से हमने वैल्यूज फाइंड करके ये चीज हमारे पास आ जाएगी और हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट वन जो हमें कहते हैं कि एग्जैक्टली 30 होना चाहिए। एग्जैक्ट 30 मीन या तो इससे कम होगा 0.5 या ज्यादा होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 30 है ना हमारे पास, मोर लेस एंड हमें इंक्लूसिव कुछ भी नहीं बताया गया कि बिटवीन देम। एग्जैक्ट 30 है तो आप क्या लोगे?
इंटरवल एक में 29.5 कर लोगे, मतलब इस 30 में से 0.5 एक में माइनस करोगे तो 29.5 आ जाएगा, और अगर इसमें 30 में 0.5 ऐड करोगे तो हमारे पास 30.5 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है, इनको हमने जी की वैल्यूज पुट करनी है और फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो 0 पॉइंट माइनस में है, क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे पास क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। अब देखिए, हमने एरिया जो रिक्वायर्ड है वो एक ये एरिया है, एक हमारे पास ये एरिया है। हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो 2 लगा के, क्योंकि सेम एरिया है, और आप ये भी लिख सकते हो कि माइनस 0.1 से लेकर पहले 0 तक, एंड फिर 0 से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0.1 तक, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.0796। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एग्जाम्पल नंबर 9.6 के लिए रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलें बना देती हूँ, और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। सिर्फ आप एक जगह से कंफ्यूज हो रहे हो, कि वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डिफ़िकल्टी या प्रोसेस लॉन्ग उस वक्त हो जाता है जब हमारे पास नॉट गिवन द जी वैल्यूज़ बट एक्स वैल्यूज़ हमें हो, और हमने उसको जी में कन्वर्ट करना हो। तो हमारे पास जी का जो फार्मूला हम कहते हैं एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन है। बट यहाँ तो आपको वैल्यूज इस जी में गिवन दे दी गई। अब फर्स्ट अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें कहते हैं लेट द रैंडम वेरिएबल जी हैव द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड दिस वन। टेबल्स की वैल्यूज मैंने आपको फाइंड करना बता दिया था, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। अब इसमें स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज है 0 to 1.5, हमने ये शेप बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जी का, आपने शेप बनानी है। आप देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास 0 से ग्रेटर है ना 1.20, वो यहाँ लाएगा है। अब हमें एरिया रिक्वायर्ड है ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने टेबल से वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है वो आपने देखना है, ठीक है। हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अंडर द कर्व जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है, बट हमें रिक्वायर्ड है ओनली दिस वन एरिया। मीन 0 से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1.20 की, ये जो आपने फाइंड किया। अगर आप 1.20 को, जैसे मैंने आपको टेबल में वैल्यूज देखना बताई हैं, आप प्रीवियस देख भी चुके हो, अगर आप वैसे करते हो तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या होंगी, 0.3849 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपने करना है कि सिंस द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन, देयरफॉर एरिया बिटवीन z इज इक्वल्स टू 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू दिस वन। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यूज अगर आपके पास आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपको दे दी गई है जी, ये नेगेटिव वैल्यू दे दी गई है, हमारे पास क्या है -1.65 एंड 0, क्योंकि आपके पास माइनस की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास टेबल में गिवन नहीं होती। अगर आपके पास क्योंकि हम कहते हैं ये एरिया जो है हमारे पास ये एरिया भी 0.5 की इक्वल होता है, और सेकेंड एरिया भी हमारे पास 0.5 की इक्वल होता है। अगर हम इसी चीज को कन्वर्ट कर दें इस साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज हमने फाइंड करनी है 0 से लेकर 1.65 को, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज को कन्वर्ट कर दिया इनटू पॉजिटिव साइड, तो आपके पास फिर ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, टेबल में देखना है और सॉल्व करना है। अगर आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज, अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये 0 के साथ फिर आ रहा है और ये माइनस हो रहा है। स्टूडेंट, मैं आपको जब भी इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगी ना, तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि आप पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शेप बनाया करो इसकी, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल कर्व की, हमने नॉर्मल कर्व की सबसे पहले शेप बनानी है, सॉल्व बाद में करना है। आपके पास मीन जो है, मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 जी में, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 0.06, इट्स मीन ये 0 से इक्वल है, तो हमने लिख दिया 0.06 लिख दिया। देन आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1.6 आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1.6। अब हमें एरिया जो रिक्वायर्ड है, जो हमने मालूम करना है, वो हमारे पास है 0.6 से 1.67 तक, और हमें इसमें से जो निकालना है, स्किप करना है एरिया, वो हमारे पास 0 से 0.6 है। अब आप देखो आपके पास जो टोटल एरिया है ना, वो आपके पास आ रहा है 0 से 1.67 तक। यही हमने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी हमने पहले फाइंड करनी है 0 से लेकर 1.67 से, उसमें से एरिया जो हमने निकालना है, स्किप करना है, वो 0 से 0.6 तक है, तो हमारे पास क्या आ गया 0 से 0.6 तक आ गया। आप टेबल से वैल्यूज फाइंड करोगे, उसको माइनस करोगे, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास माइनस में कोई वैल्यू है और साथ में पॉजिटिव है,
यहाँ तो हमें बोथ वैल्यूज पॉजिटिव गिवन थी। यहाँ अगर आपके पास माइनस में वैल्यूज गिवन और साथ में पॉजिटिव गिवन है, तो आपने सबसे पहले शेप ड्रॉ करनी है, जो कि मैं आपको कहती हूँ। अब 0 हमारे पास मीन है, यहाँ हमारे पास 1.6 आ गया है, यहाँ सॉरी 1.30 आ गया, और यहाँ हमारे पास आ गया 2.18। अब आपने क्या करना है, हमें एरिया रिक्वायर्ड है दिस वन। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों एरिया को, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमने प्लस करना है या माइनस करना है। तो जब आप शेप बना लोगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब हो जाएगी। अब आप यहाँ देखो, आपने पहले जो अच्छा एक और चीज, आपने 0 से -1.3 नहीं लिखना, क्योंकि लोअर वैल्यू जो है वो आपकी माइनस वाली है। तो आपने लिखना है कि -1.30 से 0 तक की वैल्यूज हमने लेनी है। देन हमने लेनी है 0 से 2.18 तक। तो हमने पहले ये वैल्यूज ले ली हैं, फिर ये ले ली हैं, एंड देन इनको टेबल में सॉल्व किया और प्लस किया और आंसर आ गया। अच्छा, ये हमारे पास होती है लोअर लिमिट। तो हमेशा आपने लोअर वैल्यू यहाँ लिखनी है और अपर वैल्यूज यहाँ लिखनी है। लास्ट वन आपके पास जो क्वेश्चन है अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो, अब हमारे पास क्या आ गई, -0. जो 84 है वो यहाँ लाई करेगी। सबसे पहले आपने शेप बनानी है, एंड ये जो आपके पास है ये आपके पास लाई करेगी यहाँ पे। अब एरिया हमें रिक्वायर्ड है दिस वन, ये हमें एरिया रिक्वायर्ड है। अब देखिए हमारे पास टू एरियाज जो है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है, और उसकी वन साइड एक 0.5 की इक्वल होती है, एंड सेकंड भी 0.5 की इक्वल होती है। अब यहाँ हमने मालूम करना है, देखिए आपको मैंने क्या कहा है कि आप यहाँ जो है लोअर वैल्यू लिखते हो या अपर वैल्यू लिखते हो। अब यहाँ हमारे पास पहले क्या आएगा, टोटल एरिया हमने लिखना है। तो हम ये नहीं लिखेंगे 0 से -1.96। ये आपकी जो मिस्टेक है वो एग्जाम्स में आपके मार्क्स जो है वो स्किप कर सकती है, काट सकती है। तो आपने क्या करना है कि पहले हमने लोअर लिमिट लिखनी है ना, तो हम लिखेंगे -1.96 से लेकर 0 तक। जैसे कि ये हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.96 से लेकर 0 तक, और फिर हमने लिखनी है -0.84 से 0 तक, क्योंकि हम लोअर लिमिट को पहले लिखते हैं देन अपर लिमिट को यहाँ शो करते हैं। इनको आपने माइनस करना है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको इसके लेक्चर की समझ आई होगी। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने पहले शेप बनानी है, शेप को देखते हुए आपने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेना है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको शो करवाई है, उसमें हमें क्या बता रहे हैं कि 9.13 एग्जांपल है, जिसमें हमें कहते हैं इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू हमें गिवन है एग्जांपल में, जो कि मैंने आपको शो भी करवा दिया। म्यू हमें गिवन है 13.5 एंड सिग्मा इज गिवन 3.6. Find 2 points such a single observation has 95 chance for the falling between them. अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास वैल्यूज है दैट हैव द 95% चांसेस, 95% चांसेस फॉलिंग बिटवीन देम, इट्स मीन इट्स अ टू साइडेड। कि वो कह रहे हैं कि ये जो 95% वैल्यू चांसेस हैं कि वो उस ऑब्जर्वेशन जो है वो उनके दरमियान जो है लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इन विच वी आर यूजिंग द परसेंटेज, उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इसमें पॉइंट में। अब देखो 95 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.95 आएगा। वो कह रही हैं कि अ सिंगल ऑब्जर्वेशन हैज़ लाई 95% चांस फॉर फॉलिंग बिटवीन देम। इट्स मीन वी हैव द 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। क्या हैं वो कह रही हैं कि आपके पास जो ये वैल्यूज़ है ना, यहाँ आपके पास हैं 2 पॉइंट्स, एक x1 है एक x2 है। ठीक है, ये अब ये कह रही हैं कि ये जो 95% चांसेस है ना, वो कह रही हैं कि इट फॉलोइंग देम कर रही हैं। ठीक है, मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन है बट 95% चांस है फॉर फॉलोइंग बिटवीन देम व्हेन द वर्ड इज यूज बिटवीन, तो इनके दरमियान जो है वैल्यूज लाई करेगी। अब दो वैल्यूज हैं तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि हमारे पास आएगा 0.475। अब देखो हमारे पास इन्वर्स यूज़ ऑफ टेबल आ रहा है। परसेंटेजेस के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप देखोगे वो 10th 9th इस तरह जो या परसेंटेज में जो भी फाइंड करते हैं वो इन्वर्स यूज़ ऑफ टेबल यूज़ हो रहा होता है। अब इन्वर्सली अगर हम टेबल फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्स टेबल में अगर हम फाइंड करते हैं इसको, कौन सी वैल्यू को 0.75 पर, तो ये हमारे पास इक्वल होती है 1.96 में।
अब स्टूडेंट्स आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है, देखिए हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। अब वो कह रही है कि वैल्यूज़ लाइज बिटवीन देम, मतलब 0.475 एक साइड पे, 0.475 हमारे पास एक साइड पे। अब हमारे पास जो वर्क हमने करना है ना, जिस पे हमने काम करना है, हमारे पास जो जी की वैल्यूज़ होती हैं, हम कहते हैं हमारे पास ये पॉइंट्स हमने ढूंढने हैं। वो कहते हैं सिंगल ऑब्जर्वेशन है जो लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैं। तो हमने अब देखना है कि वो 2 पॉइंट्स हैं कौन से। अब देखो हमारे पास जी की वैल्यूज़ क्या होती है, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा, जी सिग्मा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू। एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू को दूसरी साइड पे लेके जाओगे, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट 1 होगा एंड एक पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हर 2 होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो ये हमारे पास होता है लोअर लिमिट के लिए, x1 जो है, x2 हमारे लिए होगा अपर लिमिट के लिए। ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट के लिए है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अपर लिमिट के लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ देखो आप, ये x1 इज इक्वल्स टू जी सिग्मा प्लस म्यू, एंड यहाँ हमारे पास क्या है, x2 इज इक्वल्स टू जी सिग्मा प्लस म्यू। अब यहाँ हमारे पास सेम चीज़ें हैं, ठीक है, हमें ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल भी है। ये लोअर लिमिट के लिए है, तो जो जी की वैल्यू हमारे पास होगी ना, वो हमारे पास आ जाएगी -1.96, क्योंकि हमने टेबल में ये वैल्यू फाइंड किया है -1.96। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं, जो कि हमने जी में फाइंड करनी है, यहाँ हमारे पास पॉइंट पे आ जाएगी -1.96 आ जाएगी, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ 1.96 आ जाएगा बोथ साइड के लिए। तो हमारे पास यहाँ माइनस आ जाएगा। सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा हमें गिवन है जी 3.6, एंड प्लस हमें म्यू क्या गिवन है, 13.5 आपको गिवन है। अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6.4 आएगा। सेम यही आपने कैलकुलेशन करनी है कि जी अब आपके पास जो गिवन है वो पॉजिटिव में होगा, बिकॉज यू आर डिस्कसिंग अबाउट द अपर लिमिट्स, ठीक है। एंड 3.6 प्लस 13.5, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 20.6। तो देयर आर द 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज 6.4 है एंड सेकेंड पॉइंट इज द 13.6 है, एंड म्यू इज गिवन, म्यू यहाँ में गिवन था 13.5, तो दे हैव द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये हमारे पास जो आंसर है आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज की जो वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा कि मैंने मैडम कि हम कैसे जो टेबल हमें गिवन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें से हम कैसे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये बड़ा ही सिंपल है, मैं आपको तमाम जितने भी आपके पास टेबल्स हैं उनमें से बताऊंगी कि आप वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं टेबल नंबर 9.2, एरिया अंडर द यूनिट नॉर्मल कर्व, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अक्सर आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं जी 0.75 अगर गिवन है, ठीक है, तो 0.7 आप यहाँ से देख लो, एंड देन आपने कॉलम वाइज में देखना है कि 0.05 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आपके पास वैल्यूज जी आ रही हैं, दिस वन ये यहाँ बन रही है, तो आपके पास जो वैल्यूज बनेगी वो 0.2735 है। बड़ी सिंपल टेबल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो प्रीवियस एग्जांपल भी सॉल्व की थी उसमें हमारे पास था 1.50, जो कि मैं आपको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन वाली एग्जांपल सॉल्व करवा चुकी हूँ। अब उसमें हमारे पास 1.50 था। अब देखें आप 1.5 किधर आ रहा है, आपके पास 1.5 इधर है एंड जीरो, क्योंकि 1.50 था तो देन जीरो वाला हमारे पास जो कॉलम है दिस वन है, तो हम क्या करेंगे 1.50 की जो वैल्यूज आ रही है हमारे पास आ रही है 0.332। इसी तरह अगर आपके पास आपके पास वैल्यू आ रही है, मैं सपोज कर रही हूँ कि 2.16 आ रही है, ठीक है, अब आप जाएंगे 2.1, देखिए 2.16 है, कॉलम वाइज आप किस में जाओगे, 6 में जाओगे, तो 6 आपके पास दिस वन, कॉलम आपके पास जो 0.06 है, तो आपके पास वैल्यूज आएगी 0.4846 आपके पास वैल्यूज आ गई है। अगर आपके पास वैल्यूज है जी 0.12, अब आपने क्या करना है 0.1 में पहले जाना है एंड देन 2 का कॉलम देखना है आपके पास क्या है, तो आपने ये वैल्यू लिखनी है टेबल में, आपने ऐसे अपने टेबल को यूज करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ भी आ रही होगी, ये बहुत ही सिंपल टेबल है। बाकी ऑर्डिनेट्स के लिए या डिफरेंट जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके लिए जो टेबल्स में से वैल्यूज देखते हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आपको शो करवा दूंगी। एक लास्ट एग्जांपल और दे देती हूँ कि अगर आपके पास जी है वैल्यूज आ रही हैं 3.10, ठीक है, देखें
कॉलम आपके पास 0 वाला ये है, ठीक है? एंड 3.1 ये है। देखिए 3.1 को हमने किस कॉलम में देखना है? 0 वाले में, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.49903 आपके पास आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको जो एरिया देखना होता है, एरिया अंडर द यूनिट नॉर्मल कर्व, वो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अच्छा स्टूडेंट, इससे प्रीवियस जो लेक्चर है रैंडम वेरिएबल्स क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और अगर आपने इनकी एग्जांपल्स देखनी है, इनकी डेफिनेशंस देखनी है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में गिवन है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी कि एग्जाम्स में इन एक्सरसाइज, इन चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए, जो इसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर मैं इन 3 चैप्टर्स बिकॉज वेरिएबल से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं, इनको तीनों चैप्टर्स को इकट्ठा करके बताऊंगी कि आपने इन तीनों चैप्टर्स में से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो तैयार करने हैं। अभी मैं आपको सेपरेट बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इसको इकट्ठा करके बताऊंगी। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है, चैप्टर 9 जो हमारे पास है बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हो, 5 ईयर प्रीवियस पेपर में आपको हर एक में बता रही हूँ कि आपने तैयार करनी है। हर वीडियो में बार बार कह रही हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आपको एक तो अपने बोर्ड का पैटर्न पता चल जाता है, अपनी यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है आपको पता चल जाता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको चॉइसेस गिवन होती हैं कि आप कौन सा चैप्टर स्किप कर सकते हो और कौन सा जो है उसकी जगह फॉलो कर सकते हो। फिर आपके पास समटाइम्स 5 ईयर्स पेपर जो प्रीवियस आए होते हैं ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर जो है वो मस्त तैयार करनी है और हर चैप्टर के लिए तैयार करनी है, बिकॉज आपका अंदाज़ा जो है इससे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास चैप्टर है ना कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ। अगर आप अपनी बुक से देखोगे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, इसमें हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, गैमा बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस है, गैमा है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशंस है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, हायर मूवमेंट्स हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो आपके पास है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने उसकी थ्योरी नहीं याद करनी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, आई थिंक 12 मैंने आपको पढ़ाई थी, 10 या 12, उसको मैंने प्रूव किया हुआ था। तो मीन डेविएशन जिसमें आ रहा था जो मीन आ रहा था आपके पास, इसकी प्रॉपर्टीज में जितने भी प्रूफ है ना वो इजीली मैंने आपको समझाएंगे और साथ करवाएंगे। तो वो प्रूफ आपने करने हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस में, उसको आपने नोट डाउन करना है। इसमें स्टूडेंट अब आपके पास क्या आ जाते हैं कि आपके पास मीन मैंने आपको करवाया था, वेरियंस प्रूफ करके बताया था, मीन एंड वेरियंस आपके पास आ गया था, मीन डेविएशन प्रूफ करके बताया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने आपको बताए थे, वो तमाम के तमाम मूवमेंट्स बताए थे कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होते हैं, इवन ऑर्डर मूवमेंट्स आपको गिवन थे। ये तमाम, और एरिया हमारे पास कितना अंडर आ रहा होता है, तो वो आपको मैंने तमाम का तमाम करवाया था और ये आपने देखने और क्वार्टाइल्स हमने किए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, फिर इनसे रिलेटेड ना आपके पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें हमारे पास यूज हो रहा होता है जी टेबल। अब मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं कि मैम हम जी टेबल में वैल्यू देखने का जो मेथड है ना, जी टेबल हो गया, टी टेबल हो गया, एफ टेबल हो गया, वो तमाम के तमाम जितने भी इनवर्स टेबल्स जो है वो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे ये तमाम टेबल्स देखने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ। फिर आप सेकंड क्वेश्चन मुझसे बार बार कमेंट्स में भी यही कह रहे हो कि मैम क्या टेबल हमें वहाँ लेके जाने अलाउ होता है या वहाँ से मिलता है पेपर एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल में मेजॉरिटी आपको वो खुद दे रहे होते हैं,
अगर वो नहीं भी देते तो एहतियातन आप इसका टेबल ले जाओ। टेबल एक बुक टाइप होती है जिसमें 5 से 6 पेजेस होते हैं और उस बुक पे तो टोटली टेबल्स होते हैं और फ्रंट पेज पे 1 टेल एंड 2 टेल की जो डायरेक्ट कीमतें हैं वो भी लिखी होती हैं। जो हम फाइंड कर रहे होते हैं ना वो भी उसमें परसेंटेज में दी होती है। 95 के लिए 2 टेल है तो ये, 1 टेल है तो ये। तो आप जी टेबल जो टेबल है वो आप लेके भी जा सकते हो एग्जाम्स में, वो लेकिन टेबल पे कुछ लिखा ना हो और आपको वो खुद प्रोवाइड भी कर देते हैं। लेकिन बेहतर यही है, मेरा मशवरा ये है कि आप अपना टेबल परचेज करो। वो इतना महंगा भी नहीं है, 100-200 के परचेज कर सकते हो आप इतने में। तो आपके पास टेबल आ जाएगा और आपको फिर टेंशन नहीं होगी कि हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में ना हो टेबल अवेलेबल हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा बिकॉज मार्क्स तो आपके ही खराब होंगे ना। तो आप बेहतर है टेबल ले जाओ। वो चेकिंग जरूर करते हैं अंदर जाते हो कि टेबल पे कुछ लिखा ना हो, तो बाकी प्रॉब्लम नहीं होता, आप लेके जा सकते हो। बेहतर ये होगा आप खुद परचेज कर लो। अच्छा, फिर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना तैयार करनी है अपने क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाए भी हुए हैं, जी के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें आपको क्या गिवन होता है, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है जी 117 x और 200, फिर इसको जी में आपने कन्वर्ट करना होता है। जी का टेबल मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे पास क्या होता है वो आपने लिख कर जो है इसको सॉल्व करना होता है और जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या रिजेक्शन में फॉल कर रहा है। तो वो आपने मस्त देखना है, जैसे एक्स माइनस एक्स बार एंड एस हमारे पास गिवन होता है, ये आपने देखना है और इसको करना है। या म्यू, यहाँ पे हमारे पास म्यू गिवन होगा या सिग्मा गिवन होगा पॉपुलेशन पे। ये क्वेश्चन आपने देखने। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखने हैं, इसमें अब 2 टेल भी हो सकता है, 1 टेल भी हो सकता है। 1 टेल आपके पास किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 25 वाला हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल और नॉट इक्वल हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने मस्त तैयार करने हैं, इनसे रिलेटेड आपके पास जो है पेपर में एग्जाम्स में आ सकते हैं। अच्छा, समटाइम आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट जी की वैल्यू ही गिवन मिल जाती है। अगर आप फर्स्ट अपने देखोगे ना, उसमें सिर्फ आपने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बताना होता है। तो अच्छा, माइनस, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम जी माइनस की जो वैल्यू है वो टेबल में नहीं गिवन होती है। स्टूडेंट आपने वैल्यू वही लिखनी होती है, फिर जो आपके टेबल की मतलब आप देखोगे ना 2.15 में, वो आप लिख कर डायरेक्ट माइनस खुद आप साथ लगाओगे, टेबल में आपको नहीं गिवन होता, ठीक है। तो आपने वो खुद साथ लगाना होता है। फिर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, मतलब अगर माइनस है तो ये नेगेटिव साइड पे ना, आप इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो। अगर नेगेटिव है तो वो इस साइड पे कहीं लाई कर रहा होगा ये वाली वैल्यू, और अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव साइड पे लाई करनी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनानी है। माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर इससे रिलेटेड जो आपके पास चैप्टर में थी ना प्रॉब्लम कि एक्सेप्टेंस रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, रिजेक्शन रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। आप इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, आपको वो मैंने बताया।